नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय राजनीति में एक नाम है मोहम्मद आजम खान। जिला रामपुर यूपी से 10 बार विधायक रहे आजम खान साहब पर लगभग 80 मुकदमे लगाए गए थे, लेकिन अब आज आजम खान को रिहाई मिल चुकी है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ भी की है। साथ ही साथ आजम खान ने ये भी कहा है कि इसके लिए यानी उनकी रिहाई में कांग्रेस के बड़े नेता श्री कपिल सिब्बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि सिब्बल जी के लिए धन्यवाद जैसा शब्द बहुत छोटा है। आज आजम खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बिना निशाने के कई तीर छोड़े और कई छिपे हुए राजों से पर्दा हटाया है। आसमान वाले की डेलीगेट लगभग 2.5 वर्ष बाद आजम खां की रिहाई हुई है। उन्होंने ये बताया कि एक मौके पर जब वो कोर्ट में थे, उन्होंने जज को रियलाइज़ कराया कि ईश्वर ने जो आपको न्याय करने की शक्ति दी है, आप उसका सदुपयोग करें और अपनी पावर का सही इस्तेमाल क्या है वो आपको ही तय करना है। और इसके बाद न्याय हुआ और न्याय के बाद आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट को जिंदाबाद कहा है। मैंने एक मौके पर जेल में जब वीसी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जज साहब से ये कहा था कि आपके पास आसमान वाले की डेलीगेटेड पावर्स हैं और उन पावर्स का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, जाहिर है ये आपको ही तय करना है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे कुछ हाई कोर्ट के फैसलों में और सुप्रीम कोर्ट से 100% मामलों में जिस तरह से हमें इंसाफ मिला है, उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो पावर्स उनको डेलीगेट पावर्स थी, उसका सही और जायज़ इस्तेमाल किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूर किया है, जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा, उस तरह हम भी ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। 14 अगस्त 1948 को रामपुर में जन्मे आजम खां अपने बेबाक अंदाज के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। आजम खान ने रामपुर में मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसमें ज़मीन हड़पने जैसे कई मुकदमे आजम खान के खिलाफ लगाए गए थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी मामले में बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने आजम खान की रिहाई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से रखी गई शर्तों को भी सही नहीं बताया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की ओर से सीनियर वकील और सपा समर्थित राज्यसभा उम्मीदवार कपिल सिब्बल ने उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की शर्त को गलत करार दिया है। साथ ही इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। आजम खान के लिए फ़िलहाल ये एक बड़ी राहत देने वाली खबर है। पार्टी के नेताओं के, अपने सियासी आकाओं के जूते इसलिए सीधे नहीं किए थे कि हमें अपने लिए सोने या चांदी के कंगन चाहिए थे। हम कहाँ रहते हैं ये आपने देखा है, हमारा शहर कैसा था और अब कैसा हो गया ये भी आपने देखा है। यहाँ की इमारतें अगर आप देखें, यहाँ का नगर पालिका देखें, गांधी समाधि देखें और चीज़ें देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि हमने कैसा शहर बनाया। इस सब के पीछे जो एक बुनियादी मकसद था वो ये था कि मैं क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ और ये मेरी किस्मत की खुशनसीबी कहें या बदनसीबी कि जब मैं LLM फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट था, स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी था, उसी वक्त मुल्क में इमरजेंसी लग गई थी और तब भी मैं जेल गया और 2.25 बरस बनारस की जेल में। तो जब ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी तब भी जेल में था, अब जब ज़िंदगी अपने आखिरी दौर में है तब भी जेल में था। सर, अपने ऐसे कुछ गिला कुछ तो मैंने अलीगढ़ में एक शेर सुना था अपनी तालिब इल्म ज़िंदगी में
कि चश्मे सैयद नगरा है कि फिर उठे शायद, चश्मे सैयद नगरा है कि फिर उठे शायद, कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से। तभी मैंने अपने छात्र जीवन में ही ये तय किया था, मैं कोशिश करूंगा कि एक और एम ये तैयार किया जाए। मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। हम पर मुकदमे कायम कराने वाले लोगों में कौन लोग हैं? सबसे पहले 8 मुकदमे हम पर कायम हुए और उन्होंने ये कहा कि आज़म खान ने जबरन हमसे ज़मीनें छीन ली। उन 8 लोगों ने हम पर मुकदमे किए यहाँ सिविल कोर्ट में। उन 8 लोगों के पेमेंट चेक से किए गए थे और जो ज़मीनें 2000 रुपये बीघा की भी नहीं थी, वो सारे लोग मुकदमे हार गए और हमसे लिए हुए पैसे से उनमें से बेशतर ने 2-2 हज किए। अगर 2 बीघा ज़मीन थी तो 8 बीघा ज़मीन खरीद ली। वो सारे लोग मुकदमे हार गए। उम्मीद वो ये करते थे कि हम उनके खिलाफ अब मुकदमा करेंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मुझे इतना भयानक कोरोना हुआ कि पूरे अस्पताल में मैं अकेला जिंदा बचा था। मेरे सामने से सारी लाशें जाती थी, मेरे सामने वार्ड खाली होता था और फिर भर जाता था। मैं तब नहीं मरा। मेरे चाहने वालों ने बहुत कोशिश की, मैं फिर जिंदा बाहर आ गया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव जी ने भी इस मामले में बड़ी भूमिका निभाई है और अब आजम खान साहब जेल के बाहर हैं। आजम खान ने बिना स्पष्ट किए हुए उनकी इस दशा के लिए कई लोगों को जिम्मेदार माना है, लेकिन उन्होंने किसी पर भी कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगाया है और यही कहा है कि मेरी बर्बादी के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने अखिलेश यादव जी की खामोशी को भी जिम्मेदार बताया है। लेकिन आजम खान साहब इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब क्या बोलेंगे, क्या बोलें? वक्त की आंधी ने कई घरौंदे तोड़ दिए। इन असफल निर्मितियों के शौकल पहचाने जाएंगे। समाजवादी तो वो होता था कि जो अपने किसी छोटे से छोटे साथी के विरुद्ध अगर जरा भी अन्याय देखता था तो ये सूनी सड़कें, अखिलेश ने ट्वीट किया था, ये सूनी सड़कें भर देता था और आजम साहब पे यातना होती रही और खामोशी। तो अखिलेश जी, इसमें दो राय नहीं कि आजम जी के जेल में जाने के जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन हाँ, आंदोलन नहीं किया। उनकी रिहाई के लिए जो आंदोलन नहीं होना चाहिए नहीं हुआ, उसके लिए वो उनकी खामोशी गुनहगार है। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि आजम खान साहब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मिश्रा जी ने फिर एक बार ये कहा है कि अंधेरों से हम लड़ेंगे और आज का ये दीपक कल का दिनकर बनकर निकलेगा। हालांकि आजम खान ने ऐसा अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके बेटे ने एक बार ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा था, तू मेरा साथ छोड़ रहा है तो इसमें तेरी खता क्या, तू मेरा साथ छोड़ रहा है तो इसमें तेरी खता क्या, हर कोई मेरा साथ निभा नहीं सकता। है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई 11 बार जीता हो और एक बार जब वो जेल में हो तो इतने वोट मिले हों जितने उसे बाहर रहकर भी न मिले हों। अगर पार्लियामेंट के चुनाव में भी धांधली और पुलिस की दादागिरी और डीएम साहब की इनायतें न रही होती तो मैं तकरीबन 3.5 लाख वोट से जीतता। इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि यह मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। आप सब चीज कह रहे हैं, आपका अपना अंदाज बयां जो है वो बिल्कुल जुदा होता है, लेकिन सब लोग जानना चाहते हैं कि जो तकलीफ और जिस 27 महीने की पीड़ा से आप गुजरे हैं और जो एक पार्टी होती है, देखिए एक माँ बाप के तौर पर पार्टी होती है आदम भाई, उस पार्टी में क्या आपको लगता है कि जिसके लिए आपने 40 वर्षों तक सड़क पर लेकिन सुना
लेकिन सुना यह है कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया था, और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया तो ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया। तो माँ के दिल से आवाज आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी? इतने सब कुछ होने पर भी माफ करने को तैयार नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। सर आप देखिए कि मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ किस चीज के लिए करूँ? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अखिलेश यादव जी का ट्वीट भी 6 घंटे बाद आता है और पूरे देश ने ट्वीट किए, खुशियां मनाई, लड्डू बांटे। शिवपाल यादव से आपने मुलाकात की, लेकिन अखिलेश यादव के डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की। मेरी तबीयत ठीक नहीं। आजम भाई, कपिल सिब्बल साहब ने आपकी वकालत की सुप्रीम कोर्ट में। आजम सुप्रीम मेरे पास तकरीबन 3.5 साल से कोई मोबाइल नहीं है, और मैं आपसे सच कहता हूँ मैं मोबाइल चलाना भी भूल गया। आजम भाई, कपिल सिब्बल साहब ने आपकी वकालत की, क्या आप उनका कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करेंगे? मैं कपिल सिब्बल साहब का तो शुक्रिया, बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनके जो सलूक रहा है उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़रूर ही कहना चाहूँगा कि विधाता ने जो उन्हें ताकत दी और जो पावर्स डेलीगेट की, उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ उसका इस्तेमाल किया। और जब तक ऐसे जजेस हिंदुस्तान में बाकी हैं, कम से कम हमारे जैसे, जिसपे देश का पूरा ज्ञान व्यापी मुद्दे पर आपका क्या कहना है? ज्ञान व्यापी में क्या कहना है? बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञान वापी ऐसी चीजें हो रही थोड़ा सा फर्क है दोनों चीज़ों में। बाबरी मस्जिद मूवमेंट और बाबरी मस्जिद के केसेस बहुत लंबे अरसे तक चले, लोकल कोर्ट्स में चले। 22/23 दिसंबर 1949 की रात जब SDM का एक ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद से लेकर डिमोलिशन तक, या यूं कहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच का फैसला आया, उस वक्त तक कई दहाइयाँ गुजर गई। लेकिन जिन मसाजिद का जिक्र आप कर रही हैं, इनकी मुकदमों की स्पीड लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चंद दिनों में तय हो गई है। लिहाजा मैं, क्योंकि खुद भी वकालत का स्टूडेंट होने के नाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें इस स्टेज पर न सिर्फ ये कि मुझे बल्कि किसी को भी इस स्टेज पर किसी किस्म की राय इसलिए नहीं देना चाहिए कि उससे मुल्क का माहौल भी ख़राब होगा और इंसाफ पर से लोगों का भरोसा भी मुतज़लज़ल होगा। तो ये सवाल शायद अभी दुरुस्त नहीं है। मेरे ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ था जब मैंने किसी के बारे में ये कहा था कि आपने अपने बच्चे और बच्चियों को कलेक्टर और SP की कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन मेरा बच्चा कहाँ है और उसका मुस्तकबिल क्या है ये मैं नहीं जानता। लिहाजा मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरा बच्चा, यानी कमज़ोरों का बच्चा, कलेक्टर और SP न बन सके तो डॉक्टर और इंजीनियर तो बन जाए, नर्स बन जाए, क्लर्क बन जाए, चपरासी बन जाए। लेकिन आज के हालात में मैं ये समझ रहा हूँ कि मुसलमानों को जो भी सज़ा मिल रही है उनके राइट ऑफ वोट की सज़ा मिल रही है। वजह यह है कि सारे राजनीतिक दल ये समझते हैं कि मुसलमान सियासी जमातों के समीकरण ख़राब कर देते हैं। लिहाजा मैं, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस इशू को लिया है जिसके बारे में मोहतरमा जिक्र कर रही थी, और आप, और बहुत से मामलात पर पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारे दीगर उलमा हैं, हमारे कई सेंटर्स हैं, जैसे बरेली का मरकज़ है, मुबारकपुर में है,
देवबंद में है, नदवा है, इन सारे लोगों से मैं कोशिश करूंगा इस बार इस बारे में कि हम इस पर भी सोचें कि कहीं ये वोट तो हमारी बर्बादी की वजह नहीं है। शायद आप मेरा मतलब समझ सके होंगे। मुस्लिम वोटों की वजह से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, आपका कहना है? मैंने कहा तो नहीं ऐसा। बुलडोजर की जो राजनीति चलाई गई है, खासकर देखा गया कि उसमें मुसलमानों के कई घर और दुकानें तोड़ी गई, तो बुलडोजर की राजनीति पर आपका क्या कहना है? कोई शिकायत नहीं है। हमने तो विधानसभा में कहा था एक बार कि सिर्फ मुसलमानों पर कानून शरीयत लागू कर दिया जाए। अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे हों तो और लोग भी सोच लें। आज रेप के मामले में जो सजाएं दी जा रही हैं वही सजाएं इस्लाम भी तजवीज़ करता है। कातिल के बारे में जो सजाएं हैं वही इस्लाम भी कहता है। सब लोगों के आखिरी सवाल जौहर यूनिवर्सिटी को शिवपाल यादव जिस तरीके से आपके नजदीक है, शिवपाल यादव जिस तरीके से नजदीक है, मायावती आपके बारे में अच्छा कर रही है, आपके संघर्ष को सलाम कर रही है, कांग्रेस कर रही है, तो क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरे विकल्प की देखिए ये मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मुझसे मिले हैं जेल में। उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिनसे मैं नहीं मिल सका। उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बारे में अच्छी राय बनाई, अच्छी राय कायम की। और वो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं शायद पहला वो बदनसीब शख्स हूँ पूरे चुनाव में जिसे माफियाओं की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया। पहले मेरा नाम, बाद में अंसारी का नाम, क्या नाम है उनका पूरा, मुख्तार अंसारी का नाम, और तीसरा अतीक अहमद का। तो मैं आपसे भी और समाज से भी जानना चाहता हूँ कि जिस शख्स की गाड़ी से भी आज तक कोई नहीं टकराया, जिसने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, जिसके खिलाफ एक 323 का कभी मुकदमा कायम नहीं हुआ, जिसके खिलाफ जल निगम में जो मेरे ऊपर रिपोर्ट हुई, SIT बैठी, उसमें भी गबन का इल्ज़ाम या रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं है, बस ये है कि मेरा असर से काम हुआ कुछ। मुझे जब बेल मिली है तो उसमें जज साहब ने बेल में कहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है उसे 2 साल से जेल में कैसे रखे हुए हैं। तो और आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी, मैं उनका यकीनन एहसानमंद हूँ, उन्होंने भी ये कहा कि 1-2 मुकदमे तो सही हो सकते हैं लेकिन 80 मुकदमे किसी पर सही नहीं हो सकते। और में बाई इलेक्शन में जलवा बरकरार रहेगा इंशाल्लाह आपका आने वाले पार्लियामेंट में? अभी तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो लड़ूंगा नहीं, और सेहत भी मेरी अभी ऐसी नहीं है कि मैं बहुत भाग दौड़ कर सकूं, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ जेल में हुआ है वो आपको हमारी शक्ल से नजर आ रहा होगा। सर सवाल वही खड़ा है, और समझ आपका वही रहेगा पूरा। और समझ आज भी ये नहीं आती कि आखिर आज की सरकार को या सरकार की जो पार्टी है उसको हमसे इतनी घृणा की वजह क्या है। आज तक ये नहीं समझ सके। अब असेंबली में सामना होगा, हमें पूछेंगे घृणा की वजह, योगी से सवाल करेंगे, कम से कम जाने की कोशिश करूंगा।